नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में टोटल कितने टाइप की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और अगर कोई भी जवान एसएससी जीडी के थ्रू या फिर किसी अदर एग्ज़ाम के थ्रू इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाता है तो उसको बेसिकली कौन सी फोर्सेस जो है मिल सकती हैं, या कौन कौन सी फोर्सेस उसको लेना चाहिए अपनी अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अपने शौक़ के अनुसार। तो इसी के बारे में आज का ये हमारा वीडियो रहेगा। तो वीडियो शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। भले ही आप किसी फोर्स के मेंबर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन ये जो जानकारी है ये आपके लिए बहुत ही कीमती होगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में 7 प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, और ये इस प्रकार से हैं। 1 नंबर पे आती है असम राइफल, 2 नंबर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, नंबर 3 है आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नंबर 4 है सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, नंबर 5 पे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, नंबर 6 पे है सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और नंबर 7 पे आता है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये मैंने जो नंबर दिए हैं दोस्तों, ये इनके एस्टेब्लिशमेंट के आधार पे हैं। ऐसा नहीं है कि जो असम राइफल 1 पे आती है तो वो सबसे टॉप है और बाकी सब उससे नीचे, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सब फोर्सेस की अलग अलग रोल ऑफ ड्यूटी है, सब अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी भी प्रकार का। नंबर सिर्फ मैंने दिया एस्टेब्लिशमेंट के आधार पे कि कौन सी फोर्स सबसे स्टार्टिंग में बनी और कौन सी सबसे लेटेस्ट बनी हुई है, इसी प्रकार इनकी नंबरिंग की हुई है। बाकी कोई भी फोर्स छोटी बड़ी कमज़ोर या मजबूत नहीं है। हमारे भारत की सारी फोर्सेस मजबूत हैं और इस बात में कोई भी शक नहीं है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बारी बारी से पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले नंबर पे असम राइफल को इसलिए रखा गया दोस्तों क्योंकि ये 1835 में सबसे पहले अस्तित्व में आई थी। सबसे पुरानी होने के नाते इसको हमने नंबर 1 पे रखा है। असम राइफल दोस्तों, ये जो है ये एक ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर वाली फ़ोर्स है, यानी ये एकमात्र ऐसी फ़ोर्स है जो इंडियन आर्मी के अंदर रह करके अपना कार्य करती है। यानी इसके ऊपर जो रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उनका काफ़ी हद तक जो इफ़ेक्ट है वो पैरामिलिट्री का ना होकर आर्मी का इफ़ेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आर्मी और पैरामिलिट्री 2 अलग अलग फोर्सेस होती हैं। पैरामिलिट्रीज के अंदर बहुत सारी पैरामिलिट्रीज हो सकती है, लेकिन आर्मी बेसिकली एक ही होती है। किसी अगले वीडियो में इनके बारे में अपन डीपली डिस्कशन जरूर करेंगे। हमारी असम राइफल जो है इंडो म्यांमार बॉर्डर के ऊपर बेसिकली डिप्लॉय होती है। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर भी रोल अदा करती है। दोस्तों, असम राइफल के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए जाने के आपके पास में बेसिकली 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है एसएससी जीडी कांस्टेबल, जिसमें आप सिपाही रैंक पे डायरेक्ट अपॉइंट हो सकते हैं। दूसरा आपके पास में एग्ज़ाम है एसएससी सीपीओ, जिसके थ्रू आप सब इंस्पेक्टर तक की रैंक पे डायरेक्टली रिक्रूट हो सकते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण ऑप्शन जो है वो है दोस्तों, अगर आप ऑफिसर रैंक पे जाना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दे के भी असम राइफल के अंदर भर्ती हो सकते हैं। हमारी नेक्स्ट फोर्स है दोस्तों सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का नाम हर हिंदुस्तानी ने कभी न कभी सुना ही होगा, क्योंकि सीआरपीएफ हमारी इतनी बड़ी फोर्स है, ये सिर्फ इंडिया की नहीं जबकि वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक हैं। कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि साउथ कोरिया की पैरामिलिट्री फोर्स सबसे बड़ी है, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि हमारे इंडिया की सीआरपीएफ सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है वर्ल्ड में। इसमें 3 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ फ़िलहाल वर्किंग हैं। अभी इसकी स्ट्रेंथ जो है 3 लाख लगभग 14,000 या 16,000 के आसपास है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं मालूम, लेकिन 3 लाख से ऊपर इसकी स्ट्रेंथ है। ये जो हमारे सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्स है दोस्तों, ये 1939 के अंदर अस्तित्व में आई थी। उस टाइम में अंग्रेज़ों के शासन के दौरान इसको आंतरिक शांतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फॉर्मेशन इसका किया गया था। आज के टाइम में इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण रोल हैं दोस्तों, जिसमें से कि इलेक्शन ड्यूटी में आपने सीआरपीएफ को कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। इसके अलावा कहीं पे भी राइट कंट्रोल वगैरह कुछ भी होता है, अगर जैसे कोई दंगा नियंत्रण करना हो तो वहाँ पे भी ड्यूटी सबसे पहले जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो सीआरपीएफ ही मिलेगी। इसके अलावा बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई जाती है लोकेशन के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, अलग अलग सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन सीआरपीएफ सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी इलेक्शन ड्यूटी के अंदर। और इसके अलावा एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस और एनयू ड्यूटी में भी सीआरपीएफ अपनी अहम भूमिका निभाती है।
तो अगर सीआरपीएफ आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करने का बेस्ट वे एज ए कांस्टेबल ग्रुप में अगर देखें तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसके अलावा अगर आप सब इंस्पेक्टर की रैंक पे डायरेक्ट अपॉइंट होना चाहते हैं तो आप एसएससी सीपीयू के थ्रू जा सकते हैं। और इसके अलावा एक ये भी है कि आप यूपीएससी के थ्रू अगर जाना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट कमांडेंट की जब वैकेंसी निकलती है तो उसका फॉर्म फिलअप कीजिए और उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, तो आप डायरेक्ट ऑफिसर अपॉइंट भी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फोर्स यानी कि आईटीबीपी की। दोस्तों आईटीबीपी की शुरुआत जो है वो 1962 में हुई। आईटीबीपी का जो अहम रोल है वो भारत और चाइना की बॉर्डर के ऊपर निगरानी रखना है। शांति काल के समय जैसे कि बाकी की जो पैरामिलिट्री सेनाएं हैं उसकी तरह ये भी शांति काल के दौरान इंडो चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करती है, उसकी देखरेख करती है और सीमा पार से होने वाले हर प्रकार के क्राइम की एक्टिविटी को मॉनिटर करती है और सारे क्राइम से निपटने का कार्य आईटीबीपी का है। क्योंकि आईटीबीपी जो है वो हिली एरियाज़ के अंदर बेसिकली डिप्लॉय होती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट होता है। आईटीबीपी के अंदर भर्ती होने के लिए मेन आपको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम, जिससे कि आप सिपाही के पद पे आप डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। इसके अलावा आप एसएससी सीपीयू के थ्रू भी जा सकते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, और इसके साथ साथ आप यूपीएससी से असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू भी भर्ती होकर आप जा सकते हैं। आईटीबीपी बहुत ही एक शानदार जॉब है। जो लोग हिली एरिया में रहना चाहते हैं, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जिनको जॉब करना बहुत अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी सीनरीज, अच्छी अच्छी लोकेशंस पे एक्सप्लोर करना जिनको अच्छा लगता है, वो आईटीबीपी में जा सकते हैं। आईटीबीपी की एक और ख़ासियत ये भी है दोस्तों कि आईटीबीपी जो है वो एकमात्र ऐसी फोर्स है जो भारत में बाकी जितने भी सेनाएं जो हैं पैरामिलिट्री की, उनमें सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे आईटीबीपी ही रहती है। तो उम्मीद है कि आईटीबीपी से जुड़ी आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। अगली हमारी जो फोर्स है वो है एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों भारत चाइना युद्ध के बाद 1962 में सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि हमारे देश में भारत का जो चाइना और तिब्बत के साथ में बॉर्डर लगता है वहाँ पे इंटेलिजेंस कमांड बहुत कमज़ोर है। इसलिए एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी की आवश्यकता है जो उस एरिया को मॉनिटर कर सके और वहाँ से आईएनटी और इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा कर सके। इसी उद्देश्य के साथ में 1963 के अंदर एसएसबी यानी कि स्पेशल सर्विस ब्यूरो एक इंटेलिजेंस एजेंसी की नींव रखी गई, जिसने 2001 तक इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में काम किया। फिर 2001 से लेकर 2004 और 2004 से 2007 के मध्य इसको भारत, नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की जिम्मेदारी दी गई और तब से इसका नाम एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। क्योंकि आज यह बीएसएफ और आईटीबीपी की तरह एक सीमा सुरक्षा बल बन चुका है, इसलिए इसका नाम सशस्त्र सीमा बल है। बाकी जितने भी प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान एसएसबी भी रखती है, और एसएसबी का जो जिम्मेदारी का इलाका है वो भारत और नेपाल और भारत और भूटान, जो कि 1751 किलोमीटर और 699 किलोमीटर क्रमशः है, जो कि दोनों के दोनों देश भारत के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं। इसलिए इसकी ड्यूटी बाकी मामलों में आसान है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एकदम आसान ड्यूटी है। इसमें एनओस ड्यूटी, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन ड्यूटी जम्मू कश्मीर में और छत्तीसगढ़ वगैरह में भी ड्यूटी जाती है, और इसके अलावा सीआरपीएफ की तरह इलेक्शन ड्यूटी भी ये ज़रूर करती है। और इलेक्शन में कुछ महत्वपूर्ण एरिया स्पेशली एसएसबी को दिए जाते हैं, जैसे मणिपुर इलेक्शन और बंगाल इलेक्शन। तो इसके अंदर भी जाने के वही 3-4 तरीके हैं अगर आप इसमें अपॉइंट होना चाहते हैं तो। एक तो एसएससी जीडी कांस्टेबल है, इसके अलावा आप सीपीयू के थ्रू डायरेक्ट एसआई रिक्रूट भी हो सकते हैं, और यूपीएससी के थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट यानी ऑफिसर रैंक पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स भी निकलते रहते हैं जिसमें आप भर्ती हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फोर्स की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट फोर्स है हमारी बीएसएफ। दोस्तों अगली फोर्स है हमारी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1965 में हुई। दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। ध्यान रहे दोस्तों, सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ है, जबकि सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ है। बीएसएफ जो है दोस्तों ये एक अपनी यूनिक पहचान रखता है, क्योंकि राजस्थान का चाहे वो थार का रेगिस्तान हो या फिर आपको गुजरात का
जो रेगिस्तान है, द रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पे अगर आप ड्यूटी करने का एडवेंचर लेना चाहते हो तो आप बीएसएफ में भर्ती हो सकते हैं। और बीएसएफ बाकी चीज़ों से अलग इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि बीएसएफ की अपनी जो है वो अपनी वाटर विंग है, एयर विंग है, इसके अलावा इसकी खुद की आर्टिलरी भी है। यानी कहने का मतलब है कि बीएसएफ की खुद की नेवी है, बीएसएफ की खुद की एयर फोर्स भी है और बीएसएफ का खुद का एक आर्टिलरी भी है। आर्टिलरी का मतलब ये है कि इसके खुद के जो मिसाइलों जैसे खुद के जो हथियार होते हैं जो एक सतह से एक जगह से दूसरी जगह तक हवा में ज़मीन से मार करते हैं, उस प्रकार के हथियार भी बीएसएफ के पास हैं। तो बीएसएफ आप कह सकते हैं एक तरह की इंडिया की सेकेंड आर्मी है। बीएसएफ में चूँकि ये सब एडवेंचर आपको मिलता है और आपको ये सब एडवेंचर अगर करना अच्छा लगता है तो आप बीएसएफ में ड्यूटी कर सकते हैं। और बीएसएफ एकमात्र ऐसी फोर्स है दोस्तों जिसके अंदर आपको हिली एरिया में भी ड्यूटी करने को मिलेगा, इसके अलावा आपको रेगिस्तान में भी ड्यूटी करने को मिलेगा और इसके अलावा आपको समंदर के एरिया में मरीन जो ड्यूटी होती है वो भी करने को मिलेगा। तो एक ही फोर्स में आप सब चीज़ों का फील ले सकते हैं, वो है बीएसएफ। तो ये बीएसएफ के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब बताते हैं कि बीएसएफ का जो डिप्लॉयमेंट है वो किस प्रकार से है। बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट बेसिकली 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के ऊपर है, एक भारत पाकिस्तान की और दूसरी भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री। इन दोनों ही बॉर्डर की जो जिम्मेदारी संभालती है वो हमारी बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल संभालती है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और इसमें भी भर्ती होने का सेम ही तरीका है दोस्तों। आप एसएससी जीडी के थ्रू जा सकते हैं एज ए कांस्टेबल और आप एसएससी सीपीओ के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर तक रिक्रूट हो सकते हैं और आप इसके अलावा यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट भी आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी शारीरिक दक्षताओं के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी पोस्ट लेना चाहें ले सकते हैं। बीएसएफ भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है दोस्तों। अब हम अगली फोर्स के बारे में बात करते हैं। अगली फोर्स है हमारी CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों CISF की स्थापना जो है वो 1969 में हुई। CISF की फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, यानी हिंदी में इसको हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। दोस्तों जितने भी प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें सबसे अहम और सबसे यूनिक इसलिए है क्योंकि CISF की ड्यूटी जो है बाकी की जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनसे आसान मानी जाती है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि CISF को ना ही तो कभी किसी सीमा की ड्यूटी दी जाती है। CISF सिर्फ और सिर्फ अपने इंडस्ट्रियल एरिया जैसे हैं उन जैसे फैक्ट्रीज़ हो गया, इसके अलावा कोई सरकारी इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है उसमें ड्यूटी करेगी। इसके अलावा हमारे जो देश के अहम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे CISF ड्यूटी देती है। तो इसलिए CISF की ड्यूटी जो है एज ए सिविल फोर्स आप कह सकते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा आसान ये भी नहीं है दोस्तों। जो मेरे भाई बंधु CISF में हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि फ़ौज की ड्यूटी फौज होती है, उसमें कोई आसान या कोई हार्ड का कॉलम नहीं होता है, लेकिन आपको रहने के लिए एक सिटी मिल जाती है। बेसिकली 90% केसेस में आप अच्छी सिटी में रहते हो। तो जिनको शहरों में रहना अच्छा लगता है, जो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को, अपने बीवी बच्चों को एक अच्छी शहर में रखें, अच्छी एजुकेशन दे सकें अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, तो उनके लिए CISF जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। CISF की जो ड्यूटी है बेसिकली आपको मेट्रो सिटीज़ में भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ आपके जो रेलवे स्टेशंस हैं, मेट्रो स्टेशंस हैं, वहाँ पे भी आपको CISF के जवान ड्यूटी देते हुए ज़रूर दिखेंगे। CISF जो है बाकी मुकाबलों में सबसे कम रिस्क वाली फोर्स मानी जाती है। तो अगर आपको एक शहरी लाइफस्टाइल जीना है, आप एक अच्छे शहर में रहना चाहते हैं और साथ में फ़ौज का फील भी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए CISF एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। और CISF में भी जाने का सेम वही तरीका है, जबकि CISF की वैकेंसी जो है अक्सर मामलों में देखा जाता है कि और जो पैरामिलिट्री है उनके मुकाबले इसमें वैकेंसी कम आती है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम है। इसके अंदर भी भर्ती होने का सेम ही तरीका है कि आप SSC GD के थ्रू एज ए कांस्टेबल अपॉइंट हो सकते हैं। इसके अलावा SSC CPO के थ्रू इसमें आप ASI सेलेक्ट हो सकते हैं। बहुत सी बार SI की भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है SSC CPO के थ्रू, लेकिन ज़्यादातर केसेस में इसमें SI ना लेकर के इसमें सिर्फ ASI तक ही लिया जाता है। वो आपका लक है कि ASI लेते हैं या SI लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ASI ही अपॉइंट किया जाता है CPO के थ्रू। इसके अलावा आप UPSC के थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट इसमें भी अपॉइंट हो सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है अगर आप अपनी फैमिली को शहर में रखना चाहते हैं। फैमिली फैसिलिटीज़ में अच्छी मिल जाती है। दोस्तों हमारी अगली और
आखिरी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है वो है एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1984 में हुई। दोस्तों ये जो पैरामिलिट्री के अंदर एक स्पेशल टाइप की पैरामिलिट्री विंग आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम है सिर्फ ऑपरेशनल ड्यूटी करना, और ये ज़्यादातर जो है नक्सलाइट हो गए और आतंकवादी विरोधी अभियान हैं उनके अंदर ये ड्यूटी करती है। और ये इसके जो सोल्जर होते हैं वो हाईली ट्रेंड होते हैं दोस्तों। और इसकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हैं वो नहीं निकलती हैं। इसके अंदर अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपको पहले जो ऊपर की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है या असम राइफल है, उनमें किसी के अंदर कम से कम 5 साल आपको सर्विस करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से आप डेपुटेशन के थ्रू एनएसजी में आ सकते हैं। और डेपुटेशन में आने का मतलब ये है कि आपको एक लिमिटेड समय दिया जाएगा, यानी 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। तो जितना टाइम आपको सर्व करने का एनएसजी में मौका मिलता है, आप एनएसजी में आते हैं और एनएसजी के अंदर 90 डेज़ का एक स्पेशल कोर्स आपको वहाँ पे ये लोग सिखाते हैं, सिखलाई देते हैं। एक तरह का स्पेशल कोर्स रहता है, कमांडो कोर्स। वो कोर्स करने के बाद आप इसमें 5 साल तक अपॉइंट होकर रहते हैं। और उसके बाद जैसे ही आपके 5 साल या आपका जो डेपुटेशन पीरियड ओवर होता है, आप अपनी जो स्टार्टिंग वाली जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, यानी जो मदर एजेंसी थी, आप इसमें वापस रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे साथी भाई एनएसजी कमांडो के अंदर आना चाहते हैं, तो एनएसजी कमांडो बनने का जो क्राइटेरिया हमने आपको बता दिया कि आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर आप अपॉइंट हो जाते हैं अगर, और आपकी 5 साल की रेगुलर सर्विस है, तो वहाँ पे डेपुटेशन निकलता रहता है। तो आप जहाँ कहीं भी रहेंगे पोस्टेड, आपको डेपुटेशन के बारे में ज़रूर इंटीमेट किया जाएगा। तो फिर आप वहाँ से अपनी विलिंग दे सकते हैं, और विलिंग के थ्रू आप एनएसजी कमांडो कोर्स में आएंगे पहले। और वहाँ पे कोर्स में डिटेल होने के बाद में जो 90 डेज़ का कोर्स रहता है, वो जो कोर्स है उसको आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप एनएसजी के अंदर चले जाते हैं, और एनएसजी के अंदर आप अपनी ड्यूटी, अपनी सेवाएं देते हैं। जब भी कोई ऑपरेशन या कोई मिशन मिलता है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे रेस्ट करते हैं, अपना पीटी, अपना वर्कआउट करते हैं, और इसके अलावा कोई आपका एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं रहता। एनएसजी कमांडो एक अपने आप में रुतबे वाली जॉब है, एक रुतबे वाली हाई प्रोफाइल जॉब है। तो इनके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर कुछ एक और टाइप की वैकेंसीज़ भी आती है, जैसे एनआईए हो गया, एसएसएफ हो गया। थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ी अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू अपॉइंट होते हैं, तो आपको 2 अलग सेवाओं में जाने का भी मौका मिलता है, और ये सेवाएं हैं एसएसएफ और एनआईए, यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स और नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। ये दोनों भी दोस्तों काफ़ी हाई प्रोफाइल और काफ़ी रेपुटेटेड जॉब हैं। बहुत सारे लोग इनके अंदर भी जाना चाहते हैं। मैं खुद अपना पर्सनली बताऊं तो मैं भी खुद एनआईए में जाना चाहता था, हालांकि मैं मेरिट से कुछ एक मार्क्स से मेरे मेरिट में मैं रह गया, इसलिए मेरे को एनआईए नहीं मिला। अदरवाइज़ मैंने 1 नंबर पे एनआईए भरा था, फिर मेरे को एसएसबी मिला और मैं आज एसएसबी में हूँ। दोस्तों एसएसएफ जो है, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स जो है, जितने भी प्रकार के सचिवालय हैं, मंत्रालय हैं, उनके अंदर जो सिक्योरिटी का जो काम करते हैं, इसके अलावा जो वीआईपी सिक्योरिटी वगैरह हैं, ये सब जो देने का काम है ये एसएसएफ करती है, यानी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स करती है। ये भी काफ़ी एक मेट्रो सिटी में रहने वाली ही जॉब है बेसिकली। तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है और काफ़ी रुतबे वाली जॉब है। एनआईए की बात करें तो एनआईए सर आप ऐसा समझिए कि ये कोई किसी प्रकार की फ़ौज नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारी रॉ है, उस प्रकार से ये काम करती है। जब 2008 के अंदर जब मुंबई के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो उसके बाद से एनआईए का फॉर्मेशन किया गया। और इसका काम है कि जो इंटरनेशनल और नेशनल जो इनपुट्स होते हैं देश की सुरक्षा से संबंधित, उन मामलों को देखना, ताकि देश में दोबारा से कोई ऐसी वारदात ना हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है, और इसमें वेपन का काम आपको नाम मात्र का मिलेगा। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटेलिजेंस की तरह एक इंटेलिजेंस यूनिट का मेंबर बन के आपको रहना है, और काफ़ी माइंड वाली जॉब है। तो जिन लोगों को स्टडी करना पसंद है, जिन लोगों को दिमाग लगाना पसंद है, वो लोग एनआईए में जा सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि अगर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, आप स्टडी में काफ़ी अच्छे हैं, और आपको ऐसे इस टाइप के जो केसेस होते हैं उनको रिसर्च करना, किसी चीज़ को ढूंढना, किसी के बारे में जांच पड़ताल करना, किसी के बारे में जानकारियाँ, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना अगर आपकी हॉबी है, तो आप बेसिकली एनआईए में जाइए, ज़रूर जाइए। मेरा पर्सनल सजेशन भी दोस्तों आपको यही है कि आप जाइए। अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं और आपको इस टाइप की जो आपकी हॉबी है, तो आप एनआईए में ज़रूर जाइए। बहुत ही काफ़ी अच्छी रेपुटेटेड जो जॉब है, इसी जॉब करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसमें आपको आईबी, सीबीआई वगैरह की भी फीलिंग आएगी।
तो ये सर मेरी ओर से आपको दी गई जानकारी थी। उम्मीद है आपको ये जो जानकारी मैंने दी है थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इन चीज़ों के बारे में आइडिया हुआ होगा कि अगर कल को आपको एसएससी जीडी के थ्रू या सीपीयू के थ्रू अगर आपका कहीं पे भी सिलेक्शन होता है तो आपकी जो फ़ौज आपको जो भी मिलती है, चाहे जो भी पैरामिलिट्री आपको मिलती है, तो उसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर मिला होगा कि आपकी जो ड्यूटी है किस प्रकार से होगी। क्योंकि सिलेक्शन होने से पहले हमारे मन में इस प्रकार के बहुत सारे सवाल इस प्रकार के होते हैं कि मैं जिस पैरामिलिट्री में जा रहा हूँ, जिस फौज में जा रहा हूँ, उसका नेचर कैसा है, उसकी ड्यूटी कैसी है। तो उम्मीद है साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी जो वीडियो है ये वाकई अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।